की संख्या घटकर 5 लाख से हुई कम। वहीं बिहार में बाढ़ के पानी के स्तर में कमी के बावजूद लोगों की मुश्किलें बरकरार। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का काम जारी। तीन देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डन रेडमैन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। इससे पहले विदेश मंत्री ने यात्रा के पहले पड़ाव में स्लोवानिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों पर की चर्चा। साथ ही अफगानिस्तान सहित भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी हुई बातचीत। अमेरिका में ईजा तूफान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई आकस्मिक बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 40। न्यूयॉर्क के मेयर ने की आपातकाल की घोषणा। और भारत इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने बनाए 191 रन। इंग्लैंड ने 54 रन पर गंवाए 3 विकेट। कप्तान जो रूट भी हुए सस्ते में आउट। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। और बड़ी खबर आई है टोक्यो के पैरा ओलंपिक से, जहां भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने आज पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण ने पुरुषों की T64 स्पर्धा के फाइनल में मेडल के साथ 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि प्रवीण इस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। एक समय प्रवीण गोल्ड मेडल जीतने के रेस में बने हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स ने उन्हें पीछे कर दिया, जिसके बाद भारतीय एथलीट को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और वहीं प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके प्रवीण को बधाई दी, मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार का प्रभावशाली प्रदर्शन पुरुषों की ऊंची कूद में नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ आपका रजत पदक हर भारतीय खेल प्रेमी के लिए खुशी लेकर आया है। आपकी सफलता सभी युवा एथलीट्स को प्रेरित करेगी। हार्दिक बधाई, आप नए मुकाम हासिल करते रहें। और प्रवीण की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व है। ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उन्हें बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और खिलाड़ियों का हमेशा हौसला बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को फोन कर उनको जीत की बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनके साहस की भी सराहना की। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रवीण को रजत पदक की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड। वहीं अपनी जीत के बाद प्रवीण कुमार काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने अपने कोच सहित भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी और साई का धन्यवाद किया। जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा, और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम, तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं पीसीआई और साय को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने टैलेंट को आगे लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है और विद एशियन रिकॉर्ड। दैट्स गुड फॉर मी। और एक और पदक शूटिंग में आया। भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।
और इस पैरा ओलंपिक में अवनी का यह दूसरा मेडल है। इससे पहले अवनी ने 10 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी के इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई है और इसी के साथ अवनी एक पैरा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और अवनी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक और गौरव का पल। अवनी लेखरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूं। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवनी के पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, अद्भुत अवनी, पैरा ओलंपिक्स में एक और पदक जीतकर आपने फिर एक बार देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। कांस्य पदक की बहुत बहुत बधाई। और वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अवनी को बधाई देते हुए कहा कि एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि। अवनी ने उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हिस्टोरिक भी है, रिमार्केबल भी है। अवनी की उपलब्धि जो है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। पहले गोल्ड जीता, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। खेल मंत्री के ऑफिस में हुई इस मुलाकात में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल, जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया, डिस्कस थ्रो में रजत जीतने वाले योगेश और हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार मौजूद थे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष और पदक जीतने तक के सफर पर बातचीत की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई भी दी। किस तरह से आप एक मनोबल के साथ, एक हाई स्पिरिट्स के साथ, पूरे विश्वास के साथ टोक्यो पैरालंपिक्स में खेलने गए। और मैं उसकी कहानी आपसे समझ रहा था, क्यों इस पर मनोबल इतना बड़ा था। एक तो पिछले 4 वर्षों में जो आपने मेहनत की है वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है। लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना होता है। और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल दिवस के अवसर पर पदक जीतने को एक सुनहरा अवसर बताया। उनका कहना था कि एक तरफ पूरा देश हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा था, तो वहीं खिलाड़ी टोक्यो में पदक जीतकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बरसात का मौसम है, लेकिन भारत के लिए असली बरसात तो टोक्यो में पैरालंपिक्स में हो रही थी। मेडल्स एक के बाद दूसरा जीत रहे थे। और जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे था, एमओएस निषेध जी, रवि जी जो खेल सचिव भी हैं, हम लोग वहां पर भी थे। तो उस दिन भी एक के बाद दूसरा मेडल आने की गति चलती गई। एक और हम मेजर ध्यानचंद जी को याद कर रहे थे, उनको पुष्पांजलि कर रहे थे जयंती के अवसर पर। तो दूसरी ओर भारत के लिए मेडल्स की बरसात हो रही थी। ये अपने आप में एक ऐसे स्थान पर जहां पर हम नेशनल स्टेडियम पर थे और उस शख्सियत को याद कर रहे थे जिसने भारत के लिए एक नहीं 3 मेडल ओलंपिक्स में जिताने का काम किया, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या हो सकती है। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की थी।
दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत में सुमित ने बताया कि ओलंपिक जैसी स्पर्धा में जब राष्ट्रगान बजता है और देश का झंडा ऊपर उठता है तो ये एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा पल होता है। सुमित से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। पैरा ओलंपिक गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया है। आज पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हमारे साथ सुमित अंतिल मौजूद हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित, कैसा लगा जब देश का नाम आपने बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया पैरा ओलंपिक में? क्या वो महसूस किया जब आपने पदक जीता, उस वक्त कैसा लगा? देखिए सर, कोई भी एथलीट जब गेम शुरू करता है तो एक ही सपना होता है कि देश के लिए ओलंपिक्स, पैरा एथलीट है तो पैरालंपिक्स में मेडल लेके आए। और मेरा वो पहले ही पैरालंपिक्स में सपना पूरा हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एक तरह से मेरा उस दिन बिल्कुल होपलेस हो गया था मैं, क्योंकि फीलिंग वो कोई खिलाड़ी एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग होती है जब अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा था। तो उस टाइम ये फील हुआ कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब एक एथलीट की लाइफ में इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। जो सुविधाएं दी गई यहाँ भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री भी मिले थे आपसे, मोदी जी ने हौसला अफजाई की, क्या विचार आ रहे थे और सुविधाओं को लेकर क्या कहें? गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो सर, मैं 2019 से टॉप स्कीम में हूँ, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में। तो उस स्कीम में सर कोई भी एथलीट फाइनेंशियली मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सर, कोई भी टॉप से एथलीट हो। और जैसे मेरे प्रोस्थेटिक लेग हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं, एक लेग 4 या 5 लाख के या 6 लाख के आसपास भी हो जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टॉप स्कीम का, साई का और हमारी PCI का, कि उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी मेरे को, क्योंकि शुरू में बैक टू बैक लेग्स ब्रेक हो रहे थे मेरे, या थोड़े बहुत फिट भी नहीं हो रहे थे, तो फिटिंग में भी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने जो मदद हो सकती थी उनकी तरफ से उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट का खिलाड़ी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर उसे सपोर्ट मिल रहा है तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। और जैसे प्रधानमंत्री सर ने हमसे बात की तो वो एक इंस्पिरेशन हो जाता है। जब हम ग्राउंड पे उतरे तो एक अलग लेवल की एनर्जी थी हमारे अंदर। हम यही मैं तो पर्सनली बताऊं तो यही सोच रहा था कि आज का ही वो दिन है जिसके लिए गवर्नमेंट इतना पैसा लगाया है, इतना सब कुछ किया है, और मैंने 4 साल अपने सब कुछ छोड़ दिया है, एक तरह से इतना स्ट्रगल किया है। तो उस दिन मैं यही सोच के उतरा था कि आज मैं अपना 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित अंतिल। इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में, और तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। सरकार ने जो सपोर्ट किया, जो सुविधाएं दी, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और नए खिलाड़ियों को एक संदेश कि वो मन लगाकर मेहनत करें, सरकार उनके साथ है, सारी सहायताएं दी जा रही हैं और खेलों में आगे आएं। कैमरामैन MG सुरेंद्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली और प्रमोद भगत ने मिश्रित युगल SL3 SU5 में थाईलैंड की जोड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के खिलाड़ियों को 2-0 से मात दी। और भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने पैरा ओलंपिक में पुरुषों की एकल SL6 स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कृष्णा नागर ने ग्रुप मैच में ब्राजील के खिलाड़ी को 2-0 से मात दी। कृष्णा अपना सेमीफाइनल मुकाबला शनिवार को खेलेंगे। और हमारे साथ पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। रविकांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेल विश्लेषक हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत आपका। एक बात जो हम देख रहे हैं, पदकों की संख्या तो 12 तक पहुंची गई, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहीं विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, कहीं एशियन रिकॉर्ड बन रहा है। तो प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन प्रदर्शन भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हो रहा है। कैसे इस स्थिति को विश्लेषण इसका करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि जो पैरा एथलीट्स जाते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां हैं, और इन कमियों को जब आप
पार करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे पता चलता है कि मोटिवेशन कितना हाई है उनका और कितना ज्यादा वो प्रेरणा लेकर उतर रहे हैं मैदान पे। अपना पर्सनल बेस्ट, ये हम देखना चाहते हैं मैदान पे हर खिलाड़ी से कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे कंट्री के लिए जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाए। और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, पैरा खेलों में पैरालंपिक सबसे बड़ा है और यहाँ पे एक के बाद एक खिलाड़ी देख रहे हैं आप जो कि अपना पर्सनल बेस्ट को और बेटर कर रहे हैं। भले ही विश्व रिकॉर्ड बने वो अलग बात है, लेकिन अपना जो पर्सनल बेस्ट उनका है वो हमें देखने को मिल रहा है। कुछ खिलाड़ियों को जब भले ही पदक ना मिला हो, लेकिन उन्होंने भी अपने पर्सनल बेस्ट से कोई बहुत कमजोर प्रदर्शन नहीं किया है। ये सबसे ज्यादा सराहनीय बात रही है। बिल्कुल। एक बात और, जो 12 पदक अभी तक हैं, हालांकि कुछ और स्पर्धाएं आज हैं जहां पे पदक आ सकते हैं, उम्मीद हम जरूर करेंगे। तो ये जो पदकों की संख्या है, अगर हम देखें अपने इतिहास को, पैरालंपिक में इतिहास को, तो कहां हम इसको रेट करेंगे? हाँ, ये अगर हम 36वें स्थान पर इस वक्त हैं, जी बिल्कुल 36वें स्थान पर हैं, लेकिन क्या किस तरह से इसे हमें देखना चाहिए इन 12 पदकों को? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अब तक पैरालंपिक खेलों को गंभीरता से भारत में लिया ही नहीं गया। अगर आप पिछली बार रियो में देखें तो सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड में खिलाड़ियों ने भाग लिया था और वहां से 2 गोल्ड और एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज लेकर आए थे। तो ये दिखा रहा है कि जब आप गंभीरता से लेते हैं खेलों को तो उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही मिलता है, ताकि बाकी खिलाड़ियों को भी एक नई प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें भी गंभीरता से देखा जा रहा है। शूटिंग में आप देख रहे हैं किस तरह से अवनी लेखरा ने एक के बाद एक 2 मेडल हासिल किए और अवनी का जो प्रदर्शन है वो खास तौर पे सराहनीय है, क्योंकि वो 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर .22 राइफल, ये अलग अलग वेपन्स होते हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको दोनों को उन्होंने संभाला है। और हाई जंप में तो खैर कहने ही क्या है, आपने 3 कैटेगरी में अब तक देख लिया है कि मेडल्स की बरसात हुई है। बिल्कुल। तो एक मरियप्पन ने गोल्ड मेडल जीता था रियो में, तो उससे प्रेरणा लेके लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। और अब बैडमिंटन में आप देख रहे हैं कई खिलाड़ी, जिसमें कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो भी पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। आज सुबह जीता उन्होंने अपना इंडोनेशियन खिलाड़ी के खिलाफ। तो जिस तरह से प्रदर्शन लगातार एक के बाद एक चल रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि खिलाड़ी कितना दृढ़ संकल्प होकर गए हैं टोक्यो। बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि ऊंची कूद, हाई जंप की बात करें, जेवलिन थ्रो की बात करें, तो पैरा ओलंपिक के लिहाज से तो ऐसा लग रहा है कि एक सुपर पार की स्थिति में इंडिया पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। और देखिए, ये हमेशा होता है कि जब एक खेल में आप सक्सेस देखते हैं तो युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने 2 गोल्ड मेडल जीता, दूसरा गोल्ड मेडल जीता रियो में, तो उससे नए जैवलिन थ्रोअर्स को प्रेरणा मिली कि अगर झाझरिया कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अंतिल जैसे खिलाड़ी आए और उन्होंने एक नहीं 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेटर किया। तो ये दिखा रहा है कि जब एक मार्गदर्शक आपको मिल जाता है। थंगावेलु मेरियप्पन गोल्ड मेडल जीता रियो में, यहाँ पे भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन प्रदर्शन उनका कोई खराब नहीं माना जाएगा। जिस तरह से जो हालात थे उनके हाई जंप के कंपटीशन के समय, बिल्कुल तेज बरसात हो रही थी, इस कारण से जो रनअप है उसमें फिसलन आ गई थी और वहां पे भी आप अपने पर्सनल बेस्ट से जरा सा कम रह गए। 188 को फेल किया, 186 तक क्लियर किया, 1 मीटर 86 सेंटीमीटर। और साथ में ही शरद कुमार मौजूद थे उनके साथ, जो कि 183 करके अपना पर्सनल बेस्ट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हाई जंप पे भी एक कहानी सी बन गई है। और उससे पहले निशाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था 2.06 अपना पर्सनल बेस्ट इक्वल करके। तो हाई जंप की कहानी भी रियो में शुरू हुई और नए खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिला। ये एक खेल है जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और जाहिर है कि जब आपको एक मार्गदर्शक मिल जाता है तो रास्ता थोड़ा तो आसान हो ही जाता है कि आपको विश्वास होने लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, सुमित अंतिल हमारे दूरदर्शन के डीडी न्यूज के संवाददाता से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि उनके पैर प्रोस्थेटिक पैर हैं और जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है, 4 से 6 लाख तक हो सकती है।
एक तो इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, दूसरी ट्रेनिंग की जरूरतों को पूरा करना, और इसमें एक तरह से जो आर्थिक मदद मिली, दूसरी तरह की लॉजिस्टिक मदद मिली साई के द्वारा, या वो टॉप्स में भी थे, टॉप्स जो स्कीम है उसमें भी थे। तो ये जो मदद मिली है वो आपको लगता है कि एक माइलस्टोन की तरह रहा, एक जो टारगेट करके खिलाड़ियों को चुन के जो उस पर काम हुआ उसका भी एक परिणाम हो सकता है? बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉप स्कीम की स्थापना हुई 2014 में और 2016 बहुत जल्दी थे इनका रिजल्ट्स देखने के लिए, लेकिन अब जो टॉप से मदद मिली है खिलाड़ियों को उसका रिजल्ट हमें 2021 में देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पैरा ओलंपिक खेलों की ही बात करें तो यहाँ पे जिस तरह के महंगे आपको उपकरण, जैसे कि प्रोस्थेटिक लेग के बारे में बताया, अब खेलों के लिए और आम जिंदगी में एक चलने फिरने के लिए प्रोस्थेटिक लेग अलग टाइप का होता है, लेकिन खेलों में जहां पे उसमें ज्यादा वेट लेने की जरूरत है, ज्यादा बाउंस की जरूरत है, उसका डिजाइन अलग होता है। और खास तौर पे जो जैवलिन थ्रो जैसे इवेंट के लिए जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा उस प्रोस्थेटिक लेग के ऊपर, उसको संभालना, अलग डिजाइन, खासे महंगे आते हैं। अब ये एक खिलाड़ी जो कि एक साधारण परिवार से आ रहा है वो कहां से बेयर करेगा? लेकिन अगर सरकार की मदद मिलती है और सरकार की तरफ से आपको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप कोशिश करें, भले ही आपका लेग डैमेज हो गया, हम दूसरा प्रोवाइड करेंगे, शायद बेटर डिजाइन प्रोवाइड करेंगे, बेटर फिटिंग के साथ प्रोवाइड करेंगे, तो उससे खिलाड़ियों का हौसला काफी ज्यादा बढ़ जाता है और नतीजे आपके सामने हैं कि कोई भी खिलाड़ी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, सब आगे ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक बात और, जो संदेश आ रहे हैं, जो बधाई संदेश हम देख रहे हैं, ये भी एक अद्भुत, हम कह सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, खेल मंत्री हो, हर जगह से आ रहा है। क्योंकि ये शीर्ष नाम है तो इनका संदेश समाज के अलग अलग तबकों पे जाता है। और एक बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी अब देखने का नजरिया इन उपलब्धियों के बाद समाज में जरूर बदल रहा होगा कि ये भी उपलब्धियों के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में, कि आप बार बार पदक लेकर आ रहे हैं और जो राष्ट्र के मुखिया हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, ये गृह मंत्री, सभी इसमें पूरी रुचि ले रहे हैं। और ये नहीं कि आज पदक जीता तो परसों संदेश आएगा। पदक जीतते हैं, कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री का टेलीफोन चला जाता है, राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये दिखा रहा है कि इनमें कितनी ज्यादा जिसे इन्वॉल्वमेंट हम कहते हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे ही कामयाबी मिले वैसे ही बधाई दी जाए। और अगर इसे कहते हैं बहुत 2 दिन बाद या अगले हफ्ते बधाई मिले, भारत लौट कर आए, तब रिसेप्शन हो, तब तक मामला काफी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन आप अभी पसीना भी नहीं पहुंच पाए हैं और प्रधानमंत्री का फोन आ गया, इससे बड़े गौरव की बात और आपके लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल। एक बात और हमें बताएं कि जिस तरह का मेडल टैली अभी तक रही है भारत की, क्या आने वाले वक्त के लिए उम्मीद जगाती है? क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कुछ देश हैं जो शीर्ष पे हैं, जो नॉर्मल जो ओलंपिक होता है वहाँ भी वो शीर्ष पे रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो एक पैरा ओलंपिक में कम से कम वो जो एक दायरा है या कहें जो खाई है वो हम तेजी से पाटने में कामयाब हुए हैं या आने वाले वक्त में होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमने उस खाई को बांटा है और काफी हद तक बांटा है। और इसमें सबसे उल्लेखनीय जो पदक है, बाकी स्वर्ण पदक हैं कई और कई रजत पदक और कई कांस्य पदक हैं, लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय पदक मेरे मत में है वो है महिलाओं की टेबल टेनिस में जी, जहां पे गुजरात की लड़की, जिसे कि कोई चांस नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो 4 खिलाड़ियों में से 3 चीन की थी। और ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि टीम इवेंट में पहले राउंड में ही हमें चीन से भिड़ना पड़ा और हम हारे उनसे, वरना विमेंस टीम इवेंट में भी हमारे लिए पदक का मौका बन जाता है। तो ये वो खेल है जहां पे चीन का दबदबा रहा है परंपरागत रूप से, चाहे आप पैरालंपिक्स लें या नॉर्मल ओलंपिक्स लें। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल, पैरालंपिक्स आपको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। विकांत जी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक में चल रहे 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं।
President of the Russian Federation, my dear friend, President Putin, Excellencies, participants of the Eastern Economic Forum, Namaskar. I am delighted to address the Eastern Economic Forum and thank President Putin for this honor. Friends, in Indian history and civilization, the word Sangam has a special meaning. It means confluence or coming together of rivers, people, or ideas. In my view, Vladivostok is truly a Sangam of Eurasia and the Pacific. I applaud President Putin's vision for the development of the Russian Far East. India will be a reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, President Putin, I remember our detailed conversation during the boat ride from Vladivostok to Zvezda during my visit in 2019. You had shown me the modern shipbuilding facility at Zvezda and had expressed the hope that India would participate in this great enterprise. Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. Friends, the friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. My Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, is in Vladivostok to represent India at this forum. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. Despite the pandemic, related restrictions, there has been good progress in strengthening our business links in many areas. These include long-term supply of coking coal to the Indian steel industry,
We are also exploring new opportunities in agro industry, ceramics, strategic and rare earth minerals, and diamonds. I'm happy that diamond industry representatives from Shakha Yakutia and Gujarat are having a separate interaction as part of this forum. I'm confident that the $1 billion soft credit line announced in 2019 will create many business opportunities between both countries. It is also useful to bring together the most important stakeholders, regions of the Russian Far East and relevant states in India on the same platform. We should take forward the useful discussion that took place during the visit of Chief Minister of key Indian states in 2019. I would like to extend an invitation for the governors of 11 regions of the Russian Far East to visit India at the earliest. Friends, as I said, at this forum in 2019, Indian talent has contributed to the development of many resource-rich regions of the world. India has a talented and dedicated workforce, while the Far East is rich in resources. So, there is a tremendous scope for Indian workforce to contribute to the development of the Russian Far East. The Far Eastern Federal University, which is where this forum is being held, is home to a growing number of students from India. Excellency, President Putin, I thank you again for giving me this opportunity to speak at this forum. You have always been a great friend of India, and under your guidance, our strategic partnership continues to grow from strength to strength. I wish all participants at the Eastern Economic Forum every success. Spasiba. Thank you. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री का संबोधन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि तमाम देशों के साथ भारत सहयोग करके आगे बढ़ने को उत्सुक है, और जिस तरह से खासकर रशिया का सहयोग रहा है तमाम क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया। और ये एक बेहतरीन मौका है जब जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें तमाम देश आगे बढ़ें और आर्थिक के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ें और एक नए कीर्तिमान बनाएं। फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के
जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में, और अब बात ताजा खबरों की। असम की बात करते हैं, जहां बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 6,47,000 से घटकर अब 5 लाख के नीचे आ गई है, और पिछले कुछ दिनों में कम बारिश के कारण जलमग्न हुए गांवों की संख्या भी अब घटने लगी है। फिलहाल राज्य में 21 जिलों के 1,230 गांव अभी भी जलमग्न हैं। हालांकि कामरूप और मोरीगांव जिलों में 2 और लोगों की मौत के साथ इस सीजन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। प्रदेश में 105 राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 66 गोलाघाट जिले में है, जहां 4,000 से अधिक लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली है। एसडीआरएफ और अन्य स्थानीय टीमों ने बचाव अभियान के दौरान प्रदेश के निचले हिस्सों से पिछले 24 घंटों में करीब 911 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोलाघाट और दारंग जिले के बाद नलबाड़ी जिले में सबसे ज्यादा 1,10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जलस्तर में कमी आने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 26 से अधिक जिलों में 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर अब भी पानी भरा है, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है। गांव का पानी कम होने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जहां एक ओर पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, तो वहीं बिजली की आपूर्ति अब भी बाधित है। और नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 67,09,59,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 74,84,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दैनिक मामलों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 45,352 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,352 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 34,791 मरीज उपचार करवा कर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 97.45% तक पहुंच गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,99,778 है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर का दौरा किया। उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार भी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर में चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय लिस्ट भी जारी की। और पूरा देश पोषण माह मना रहा है। ऐसे में केवड़िया गुजरात का कम्युनिटी रेडियो गांव देहात में और खासतौर पर आदिवासी लोगों के बीच पौष्टिक भोजन का संदेश बखूबी पहुंचा रहा है। और देखिए केवड़िया गुजरात से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे देश में पोषण माह मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त हूँ केवड़िया के रेडियो स्टेशन में और ये है कम्युनिटी रेडियो। मेरे साथ 2 आरजेज हैं। कैसे वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ हैं नीलम और गुरु। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि वो किस तरह से लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले आपका जो कम्युनिटी रेडियो है इसका क्या नाम है?
हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो यूनिटी 90 FM। रेडियो यूनिटी 90 FM में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं दो आरजेस नीलम और गुरु। नीलम, सबसे पहले ये बताइए कि आप कम्युनिटी रेडियो को किस तरह से यूज करेंगी पोषण माह अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए उनको कन्विंस करने के लिए? उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको कौन से तरीके का खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताती हैं नीलम। और मेरे साथ है गुरु। गुरु, सबसे पहले दूसरों को कहते हैं प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो आप फॉलो कर रहे हो उसको? यस क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है कि भाई ये करो ये ना करो। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं हम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों को समझा पाते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो जाती हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है, वो सब इसलिए है क्योंकि हमारा खान पान, जो हमारा भारतीय खान पान था, हम उसको ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। तो आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं लोगों को? मैं ना सबको प्लांट का एक एग्जांपल देके कन्वे करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं खट्टी भिंडी जो प्लांट है उसको मैं बताता हूँ कि वो उसका शरबत पीने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। कौन सा प्लांट बताया आपने? खट्टी भिंडी। ये यहीं उगता है? हाँ, यहीं पे उगता है, ज़्यादातर खेतों में उगता है। और उसका जो फ्लावर आता है उसको क्रश करके वो लोग ऐसे सुखा के फिर उसमें संचर ऐड करके फिर शरबत बनाते हैं। आप आरोग्य वन में जाके वो आप पी सकते हैं। अच्छा, आरोग्य वन है यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के अंदर, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? वहाँ पे सर आपको औषधियों के बारे में अच्छी से जानकारी मिलेगी और आपको वहाँ पे हेल्दी फूड भी मिलेगा, जैसे घर का खाना, जैसे दाल, राइस, चावल हो गया, रोटी हो गया, ऐसे मक्के की रोटी हो गई, ऐसे भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़, वहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन है औषध मानव, जो आरोग्य उनका सबसे मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे। और वहाँ पे औषधि के बारे में कौन सी औषधि कहाँ पे प्लांटेशन की है और कौन सी औषधि किस अंग में, यानी कौन से पार्ट में यूज़ होती है, वो वहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा नीला, मुझे एक बात बताइए कि आपका ये कम्युनिटी रेडियो कितने लोगों तक पहुंच रहा है? और आप ने यहाँ बताया, इन्होंने बताया कि आरोग्य वन है, उसमें सब कुछ है, लेकिन डेली हम यूज़ में कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम हेल्दी खाना खाएं? सबसे पहले कितने गाँव तक आपका ये पहुँच रहा है रेडियो? तो जैसे केवड़िया के सराउंडिंग 15 to 20 किलोमीटर तक हमारी रेंज पहुंचती है 90 FM की। तो उसके अंदर जितने भी गांव आते हैं, जो भी टाउनशिप है, वहां तक लोग सुन पाते हैं। और जो टूरिस्ट केवड़िया में आते हैं, तो जैसे 15-20 किलोमीटर बाकी है केवड़िया, तब से हमारी रेंज वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाती है, तो वो भी सुन सकते हैं। और अच्छा, ये आपका प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक आता है? सुबह 8 बजे से शुरू होके शाम के 8 बजे तक हमारा रेडियो यूनिटी चलता है। तो जैसे कि आपने सुना, ये दोनों यंगस्टर्स हैं और दोनों 1 महीने तक कम से कम यहाँ आने वाले लोगों को, और ना सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों को बल्कि आसपास जो लोग हैं उनको भी ये संदेश देंगे कि सही खाएं, शुद्ध खाएं, सात्विक खाएं। कैमरामैन सुमित और प्रमोद के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, रेडियो यूनिटी केवड़िया। और वक्त है अर्थ जगत की खबरों से वाबस्ता होने का। और व्यापार प्राइम लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ चुके हैं। अजय, अब आपके पास। धन्यवाद उमक्रश। और शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, क्योंकि लगातार ये रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय स्थिरता विकास परिषद FSDC की इस वक्त अध्यक्षता कर रही है। बैठक चल रही है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। परिषद की 24वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सभी वित्तीय नियामक के मुखिया और वित्त मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि 2010 में इस परिषद का गठन किया गया था, जिसमें RBI गवर्नर, IRDA प्रमुख, PFRDA के चेयरमैन और सेबी अध्यक्ष सदस्य के तौर पर हिस्सा लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिषद इसलिए है क्योंकि देश में वित्तीय स्थिरता कैसे कायम रखी जाए, आज की जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें कैसे लोगों का भरोसा बना रहे अर्थव्यवस्था में, उसको लेकर के जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर के ये बैठक हो रही है। और आपको बता दें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी डिटेल्स आएंगी इसके बाद और GDP के आंकड़ों के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, कैसे कोऑर्डिनेशन हो अलग अलग जो नियामक संस्थाएं हैं, खासतौर पर सेबी और RBI के बीच में। सेंसेक्स हमने देखा रिकॉर्ड स्तर पे जा रहे हैं। FDI और FPI की जो निवेश है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में जो बीमा सुविधाएं हैं उनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है कोविड के बाद में, तो कैसे वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो जनता को दिया जाए।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिहाज से क्या कुछ किया जाना चाहिए, देश में वित्तीय स्थिरता के लिहाज से क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब चर्चा का विषय हो सकता है। और कैसे आपने देखा कि चाइना के मुकाबले जो भारत ने बेहतर विकास दर पहली तिमाही में दर्ज की है, उसका असर कैसे लॉन्ग टर्म तक बरकरार रखा जाए और कैसे भारत को फिर से पटरी पर लाया जाए, अर्थव्यवस्था को, यही आज की चर्चा का विषय है। और जैसे ही इसके बारे में और भी जानकारी आएंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रुख करते हैं सेंसेक्स का। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को शेयर बाजार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 217 अंकों की बढ़त के साथ 58,070 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंकों की बढ़त के साथ 17,296 के स्तर पर खुला। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की 2 लहरों का सामना कर चुकी देश की अर्थव्यवस्था अब तेजी से पटरी पर लौट रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 20% से ज्यादा रही। चीन से भी बेहतर आंकड़े हैं, क्योंकि पहली तिमाही में चीन की विकास दर केवल 8% के करीब रही। साथ ही विदेशी निवेशक और एफडीआई लगातार भारत पर अपना भरोसा जता रहे हैं। घरेलू बाजार में तेजी आ रही है और टीकाकरण से निवेशकों में कोरोना का डर धीरे धीरे खत्म होता भी नजर आ रहा है। और इन सभी फैक्टर्स की वजह से इस शेयर बाजार में आपको ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स देखने को मिले। व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं प्रकाश के पास बाकी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बात तो उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। और सबसे पहले बात ईडा की। अमेरिका में ईडा तूफान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। भारी बारिश से न्यूयॉर्क शहर में आकस्मिक बाढ़ की आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। वहां सड़कें पानी में डूब गईं। पटरियों और प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाने से सबवे रेल सेवा बंद कर दी गई। फिलाडेल्फिया, उत्तरी डेलावेयर और न्यूयॉर्क स्टेट के बाढ़ग्रस्त हिस्सों में बचाव कर्मी नावों से लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपने संबोधन में भीषण तूफान और जलवायु संकट को मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। ईडा तूफान की वजह से दक्षिणी राज्य लुइजियाना में लगभग 10 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। शुक्रवार की वहां की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने कहा कि प्रशासन वहां बिजली बहाल करने में जुटा हुआ है। और अफगानिस्तान की बात करें तो एक और जहां पे तालिबान ने तेजी से देश के हर इलाके पर कब्जा जमाने में सफलता पाई है, वहीं राजधानी काबुल में वहां से उत्तर पूर्व में स्थित पंजशीर में वहां तालिबानी आतंकियों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है और तालिबान के प्रतिरोध में डट कर खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबानियों के कब्जे के बाद इसके सीमा पर हुए संघर्ष में दर्जनों तालिबानी आतंकी मारे गए हैं और तालिबान के खिलाफ ये संघर्ष अब भी जारी है। और इसके साथ हजारों की संख्या में मिलिशिया और अफगानिस्तान के पूर्व सुरक्षा बलों से मिलकर बना ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बहुजातीय समूह है, जिनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। जबकि आतंकवादी समूह इस विचार को आगे बढ़ा रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात सभी अफगानों का घर है। राजधानी काबुल के निकट पंजशीर घाटी में खड़ा हो रहा ये प्रतिरोध पेश की जा रही अफगानी एकता के इस विशेष छवि के लिए एक झटका साबित हो रहा है। और इस बीच जब अफगानिस्तान के तालिबान शासक जब अपनी नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और काबुल के कुछ निवासियों ने कहा है कि वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। काबुल के निवासियों का कहना है कि लोग विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में कोई रोजगार नहीं है, जबकि अन्य लोगों को डर है कि उनकी शिक्षा अधर में रह जाएगी। उधर गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर गतिविधियां ठप रहीं। सशस्त्र तालिबान आतंकी इलाके में गश्त कर रहे थे और आसपास के वाहनों की जांच कर रहे थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद से दुनिया के सामने अधिक उदार चेहरा पेश करने की कोशिश की है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि महीनों से यह स्पष्ट था कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। जॉनसन की ये टिप्पणी विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की
खुफिया सेवा का आकलन था कि तालिबान अफगानिस्तान पर अपने नियंत्रण को पश्चिमी देशों द्वारा अपने सैनिकों को निकालने के बाद से महीनों में मजबूत करेगा। रॉब ने कहा कि हालांकि तालिबान का नियंत्रण हासिल करने का इरादा स्पष्ट था, लेकिन पश्चिमी देश ऐसा करने की उनकी क्षमता का आकलन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके स्पष्ट रूप से सबक लेने की जरूरत है। I think it's been clear for many months that the situation could go very fast, and that's been in part of the intelligence briefing. There have also been suggestions, as you know, that the Afghan National Defence Force, Army Defence Force, might hold on for longer. But logically, you can see what happened. Once people felt in Afghanistan, once the people in the Afghan army felt that they were no longer going to be getting that American air cover, then I think the logic for them became really to end their resistance, and so things did go faster. But you can see the extent of the planning that's been put into this, into outfitting. You can see the immense effort, the care, the thought, the dedication of our armed forces. I really congratulate them. As for the work of the government, it's been going on continuously. और इस बीच जर्मनी ने कहा है कि अगर तालिबान उनकी कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो जर्मनी काबुल में राजनयिक उपस्थिति फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री हेइको मास ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए आकर्षण के केंद्र न बने, इसलिए जर्मनी वहां एक समावेशी सरकार देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है जो मानव और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे। उल्लेखनीय है कि रूस और चीन के विपरीत यूरोपीय संघ और अधिकांश पश्चिमी देशों ने काबुल में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। मास ने यह कहा कि अफगानिस्तान में एक नई वास्तविकता थी और यूरोपीय संघ को एक सामान्य स्थिति खोजने और भविष्य में देश में भूमिका निभाने के लिए तेजी से कार्य करना था। बांग्लादेश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का सदस्य बन गया है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इसे 2015 में स्थापित किया था। NDB निदेशक मंडल ने 2020 में सदस्यता में विस्तार के लिए विचार विमर्श आरंभ किया था। उसने अब संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल ने कहा कि बांग्लादेश को NDB की सदस्यता मिलने से देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर एक नई साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि NDB की सदस्यता मिलना प्रधानमंत्री शेख हसीना के विकास के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NDB ने संचालित होने के बाद से अब तक $30 अरब की लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परिवहन, जल और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामाजिक बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना इसमें शामिल है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के आज के अंक में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।